न्यू अलेक्जेंड्रिया पर भारी बारिश टूटकर बरस रही थी। पानी इमारतों पर और सड़कों पर चलते लोग पर सीधे गिर रहा था, पूरी तरह उन्हें भिगोते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के भीतर ही कोई तूफान उमड़ रहा हो, जिससे कोई भी बच नहीं सकता। पश्चिमी जिले के बीचों बीच खड़ी विशाल खोमा इमारत की खिड़कियों से पानी नीचे बह रहा था। वह संगमरमर की फर्श पर फैलता हुआ दीवारों के किनारों पर छोटे छोटे पोखरों में बदल जाता और फिर ड्रेनेज सिस्टम में गायब हो जाता। कई कारें एक लाइन में इमारत के सामने आकर रुकीं, जब तक कि अंत में एक खास नीली कार मुख्य प्रवेश द्वार के सामने नहीं आ गई। दर्जनों लोग गाड़ियों से उतरते हुए नीली कार से दरवाजे तक एक छोटा सा गलियारा बनाते गए। उनके काले सूट, लाल टाई और चेहरे पर मास्क या वाइजर उन्हें बारिश से बचा रहे थे। नीली कार से एक अकेला आदमी निकला, लमकद, गर्दन तक बंधे लाल बाल और तेज बारिश में भी पहने हुए सनग्लासेस। इस मौसम में बिल्कुल अजीब दृश्य। वह धीमी चाल से आगे बढ़ा। उसके बिल्कुल पीछे दो बॉडीगार्ड थे, जो ना भाव दिखा रहे थे और ना इस बात की परवाह कि बारिश उन्हें पूरी तरह भिगो रही थी। उस आदमी का चेहरा आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, यहां तक कि अपने खुद के गार्ड्स के लिए भी नहीं। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक व्यक्ति ने तुरंत उसे खोल दिया। अंदर से सैन्य वर्दी पहने एक महिला तेजी से दौड़ती हुई आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर गहरी झुककर सलामी दी, लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। जनरल बेकर, महिला ने आदर से कहा। उसने उसकी ओर देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। जरूरत भी नहीं थी। वह फ्रंट का सर्वोच्च नेता था, जनरल आर्मन बेकर। यह आदमी कई कारणों से बेहद शक्तिशाली था। न सिर्फ उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर एयोटा 2A रैंक की थी, जो उसे हवा को नियंत्रित करने की क्षमता देती थी, बल्कि वह एक पूरे सैन्य राष्ट्र का नेता भी था। उसकी ताकत इतनी विशाल थी कि उसकी मौजूदगी ही लोगों में भय पैदा कर सकती थी। वह बिना जल्दबाजी किए आगे बढ़ा और बिल्डिंग की लिफ्ट से 10th फ्लोर पर पहुंचा। एक विशाल मीटिंग रूम, जहां वह अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारियों से मिलता था। आज भी वह उसी मकसद से आया था। लिफ्ट खुली तो कमरे में कई लोग पहले से मौजूद दिखे। कुछ मेज के पास रखी कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि कुछ सामने एक लाइन में खड़े थे। एक आदमी अकेला खिड़की के पास खड़ा शहर की ऊंचाई से नीचे का दृश्य देख रहा था। जनरल को अंदर आते देख उसने सिर घुमाया। कमरे में कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। जायन कॉल्वर्ट, न्यू अलेक्जेंड्रिया के मेयर, कर्नल स्टेफन मिडल्टन, शहर की रक्षा व्यवस्था के प्रमुख, लेस्ली स्पार्क्स, मिनिस्टर ऑफ वॉर, जीना रोज, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बेकर ने यह बैठक इसलिए बुलाई थी ताकि पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ते युद्ध और थेड हालात पर चर्चा हो सके, जो दिन ब दिन चिंताजनक होते जा रहे थे। हालात ऐसे ही रहे तो न्यू अलेक्जेंड्रिया एक बड़े संकट में घिर सकती थी। वेलकम एवरीवन, बेकर ने कदम रखते ही एक छोटा सा सलाम किया और मेज पर बैठ गया। वॉर की स्थिति पर अपडेट चाहिए, उसने सीधे कहा। मिनिस्टर स्पार्क्स ने सिर हिलाया और शांत आवाज में बोली, पहली आर्मी हिनीनन फोर्सेस के हाथों गिर चुकी है। जायन ने पूछा, इसका मतलब हम जमीन खो रहे हैं? हाँ, मिनिस्टर स्पार्क्स बोली, लेकिन अभी हमारी कई पोजीशन सुरक्षित हैं। बस हिनब अकेले ये युद्ध जारी नहीं रख सकता। हमें और ट्रूप्स की जरूरत है। एक और समस्या भी है। अब तक दुश्मन ने हमारी किसी सिटी पर सीधा हमला नहीं किया है, पर जल्द कर सकता है। ऐसा हुआ तो हमें ट्रूप्स वापस बुलाने पड़ेंगे। बेकर ने कुछ पल चुपचाप मिनिस्टर को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, डिफेंस मजबूत करो और ट्रूप्स हिनियन शोर्स पर भेजो। इट विल बी डन। मिनिस्टर ऑफ वॉर ने उत्तर दिया। ठीक है, अब न्यू अलेक्जेंड्रिया के पास हाल ही में हुई टाइड गतिविधि पर बताओ। रिपोर्ट मिली है कि एक ग्रुप ऑफ डेंसोफ ने बैरियर के एक एंट्रेंस पर हमला किया। इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं मिली? कर्नल मिडल्टन तुरंत बोला, रिपोर्ट्स के अनुसार कोई बहुत शक्तिशाली थाइड कमजोर थाइड्स को पश्चिम की ओर धकेल रहा है। पहले भी ऐसे रेयर मामलों का जिक्र है। बेकर ने सख्त आवाज में पूछा, तो तुमने इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? मिनिस्टर जेना रोज बोली, क्योंकि हम सोर्स का पता ही नहीं लगा पाए। शहर के जंगलों में इतने थाइड्स हैं कि छोटी स्क्वाड से काम नहीं चलता। मेयर ने मुद्दा उठाया, तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? सिटी की रक्षा करें या हमला करें? दोनों, मिनिस्टर रोज ने कहा। सबसे पहले सिटीजन्स को थाइड खतरे से दूर रखना है, इसलिए डिफेंस फोर्स को ट्रूप्स मिलते रहेंगे। साथ ही हम एक प्लेटून भेजेंगे जो माइग्रेशन की वजह बन रहे सोर्स को खोजेगी। कर्नल ने जोड़ा,
अगर उस बीस्ट का पता जल्दी लग जाए तो हम ये समस्या बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जायन ने पूछा, कितना समय लगेगा? जिना बोली, स्क्वाड तैयार करने में लगभग 1 हफ्ता। मिशन की सफलता पर निर्भर करते हुए सोर्स खोजने में कम से कम 3 हफ्ते। और वह थाइड जो शहर में घुसा था? जायन ने पूछा। कर्नल मिडल्टन ने उत्तर दिया, उसे खोजने के लिए एक टीम तैयार हो रही है। वे आज सुबह निकल जाएंगे। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना कि एक थाइड शहर में दाखिल हुआ था। सभी उम्मीद कर रहे थे कि उसने कोई गंभीर नुकसान न किया हो। ठीक है, सबसे पहले माइग्रेशन का कारण ढूंढने के लिए प्लेटून भेजो। क्लियर? जी सर, सभी ने जवाब दिया। बैठक जल्दी समाप्त हो गई। रोमा और 4 अन्य सैनिक शहर में घुसे उस क्रीचर की तलाश के लिए तैयार हो रहे थे। अब तक किसी हादसे की रिपोर्ट नहीं थी और यही तथ्य खोज को और मुश्किल बना रहा था। सब सेट है? रोमा ने पूछा। वह एक ग्रिफ्लाइंग कार के पास खड़ी थी। इसके ऊपर 2 माउंटेड गन्स लगे थे, एक आगे की ओर, एक पीछे की ओर। दोनों लेजर गन्स इस काबिल थी कि लगभग किसी भी मटेरियल को काटकर रख दें, यहां तक कि मोटे स्टील प्लेट्स को भी। येप, बस आपके आदेश का इंतजार है, प्राइवेट मैकब्राइड बोला और कार में जा बैठा। कुछ ही सेकंड बाद बाकी भी अंदर बैठ गए। ड्राइवर की सीट पर प्राइवेट रेनी, उसके पीछे प्राइवेट स्मिथ और बगल में प्राइवेट विलियम्स। जब वे निकले तब तक सूरज आसमान में ऊपर पहुंच चुका था। रोमा थाइड के छोड़े हुए निशानों का पीछा कर रही थी, जो शहर के उत्तर की ओर जाते थे, मतलब क्रीचर फार्म्स की दिशा में गया था। अच्छा हुआ कि ये क्रीचर सिटी सेंटर की तरफ नहीं गया, रोमा बोली। सिटी स्ट्रीट्स पर थाइड्स दौड़ते हुए सबसे बुरा सपना होता। यह कहानी सुनी सुनी लगती है। रोमा ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने एक केस पढ़ा था। कई थाइड्स बैरियर पार कर शहर में घुस आए थे और बहुत लोगों को मार दिया था। प्राइवेट रेनी ने पूछा, वे बैरियर के अंदर आए कैसे? आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाया, रोमा बोली। उन्होंने ट्रेसेस का पीछा शुरू किया। रास्ते में कई डेड एनिमल्स दिखे, ज्यादातर कैटल। सभी पर डेंसोफ के बाइट मार्क्स थे। क्रीचर ने उन्हें खाया तक नहीं था, बस रास्ते में आने वाली हर चीज को मार रहा था। टाइड्स थे ही इतने विशस। कुछ दूरी बाद ट्रैक्स एक विशाल व्हीट फील्ड के सामने अचानक खत्म हो गए। ये खेत कई किलोमीटर तक फैला था। यह अच्छा नहीं है, ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा। ट्रेसेस यहीं खत्म हो रही हैं। घबराओ मत, आसपास सर्च करते हैं, रोमा बोली। उन्होंने कार वहीं रोकी और टीम ने जमीन पर नए निशानों की तलाश शुरू कर दी। एरिक अगले दिन बिल्कुल तरोताजा उठ गया। उसका मूड आसमान पर था। आखिर कुछ ही दिनों में उसे एक और ब्रेन क्रिस्टल पावर मिलने वाली थी। ऐसी चीजें पहले भी लोगों के साथ हो चुकी थी। कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते थे जिनके ब्रेन क्रिस्टल बाद में उन्हें दूसरी पावर भी दे देते थे। कम होता था पर नामुमकिन नहीं था। एरिक को हालांकि अपनी एक्सट्रैक्शन पावर इस्तेमाल करने के लिए 4 डेली क्वेस्ट्स पूरी करके काफी डीएनए पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते थे ताकि सिस्टम के पास पर्याप्त एनर्जी हो। इसलिए उठते ही उसका पहला काम था अपनी डेली क्वेस्ट चेक करना। क्वेस्ट लिस्ट डेली ईटिंग हैबिट्स रिवॉर्ड 10 एक्सपीरियंस 10 डीएनए पॉइंट्स फेलियर पेनल्टी कोई नहीं ईट अ हेल्थी मील एक्सेप्ट क्वेस्ट रिफ्यूज क्वेस्ट फिजिकल ट्रेनिंग रिवॉर्ड 10 एक्सपीरियंस 10 डीएनए पॉइंट्स फेलियर पेनल्टी कोई नहीं ट्रेन फॉर कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज कोई भी चलेगा एक्सेप्ट क्वेस्ट रिफ्यूज क्वेस्ट। उसने दोनों क्वेस्ट एक्सेप्ट की और नाश्ता करने के लिए किचन में चला गया। उसे वैसे भी भूख लगी थी। नाश्ते के तौर पर उसने सीरियल और मिल्क का एक बोल खाया और एक बनाना। जैसे ही वो खत्म हुआ, एरिक वापस कमरे में आया और स्कूल के लिए तैयार होने लगा। स्टेटस स्क्रीन पर पहला क्वेस्ट कंप्लीटेड देखकर उसे बड़ी तसल्ली हुई। साथ में मिले थे पूरे 10 डीएनए पॉइंट्स। कुछ ही देर में स्कूल की काली यूनिफॉर्म पहनकर एरिक लिविंग रूम से निकलकर मेन डोर से बाहर आ गया। हमेशा की तरह वह ट्रेन स्टेशन की तरफ चल दिया, शहर की बिलबोर्ड वाली सड़कों से होकर गुजरता हुआ। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उसने टर्मिनल से टिकट लिया और वेटिंग एरिया में स्टूडेंट्स के बीच जाकर खड़ा हो गया। यह आखिरी स्कूल महीना था, इसलिए ज्यादातर छात्र क्लास के बाद घर जा रहे थे, जबकि कुछ जिनके एग्जाम्स या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी पीछे रुकने वाले थे। मिलिट्री में एंट्री के लिए अच्छे रिजल्ट्स बहुत जरूरी थे और यही रिजल्ट्स फ्यूचर में हैवी अपॉर्चुनिटीज भी खोलते थे। कुछ देर इंतजार के बाद ट्रेन आई। एरिक चढ़कर खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। 5 मिनट के अंदर ही ट्रेन चल पड़ी। जिस तरह शहर के बीचों बीच बनी फ्लोटिंग रेल्स पर
तेजी से घूमती हुई जायंट स्नेक्स हवा में तैरते हुए लगते हैं। एरिक की नजरें उन्हीं पर अटक गई। ट्रेनें तेजी से बिल्डिंग टू बिल्डिंग सस्पेंडेड ट्रैक्स पर घूम रही थीं, क्लाउड्स के बीच से भी निकलती हुई जब बादल नीचे आ जाते। वो दिस व्यू रोज देखता था, पर उसे हर बार अचंभा होता था। दिस इज इनक्रेडिबल, वह खुद से बोला, सोचे बिना नहीं रह पाया कि यह सब संभव कैसे है। थोड़ी देर बाद ट्रेन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहुंची और एरिक स्कूल की तरफ चल पड़ा। हमेशा की तरह लोग उसे घूर रहे थे या उसके पावर का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि एरिक पिछले एक हफ्ते में कितना बदल चुका है। ई रैंक तक पहुंच चुका था, न्यूरल लिंक्स की दिक्कत हल कर चुका था, और अब जल्द ही एक नई पावर भी मिलने वाली थी। फिलहाल उसे क्लास पर ध्यान देना था। अच्छी बात यह थी कि आज सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, प्रैक्टिकल नहीं। वरना एस्मेंट और पिछले दिन वह वीडियो भी फैल चुका था, लोगन और उसके दोस्तों का, इसलिए अब वो एरिक को ओपनली पीटने की हिम्मत नहीं करते थे। स्कूल को तो पता भी चल चुका था कि उसने बाथरूम तक जला दिया था। क्लास खत्म होते ही बिना किसी से गुड बाय बोले बाहर निकला और ट्रेन पकड़कर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकला गया, मिस्टर फॉक्स के फार्म पर काम करने। फार्म पर पहुंचते ही उसने देखा कि मिस्टर फॉक्स किस शीन से पेड़ को खींचकर गेट से दूर कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर फॉक्स, एरिक ने कहा। एरिक, क्या तुम मुझे इस पेड़ के बारे में कुछ बताना चाहोगे? बूढ़े आदमी ने कहा, पेड़ को खिसकाते हुए। एरिक उसके पीछे पीछे चला, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया कि क्या बोले। ये तुमने किया है? फॉक्स ने सीधा पूछा। जवाब तो साफ था, पूरे शहर में प्लांट्स ग्रो कराने की पावर सिर्फ एरिक के पास थी, और ये पेड़ कल रात तक यहां था ही नहीं। हाँ सर, जरा एक्सप्लेन करोगे? फॉक्स की आवाज कठोर थी। एरिक घबरा गया। क्या कहे? कहीं और अटैक हुआ होता तो वह झूठ बोल भी सकता था, पर यहां सामने ही पेड़ उगाया था। आखिरकार उसने सच बोल दिया। हाँ, सॉरी मिस्टर फॉक्स। पर क्यों? मुझे ये भारी चीज अकेले उठाकर इधर लानी पड़ी। वो झुंझला गया। मैं पर अटैक हुआ था, एरिक ने हिचकिचाते हुए कहा। अटैक? थाइड ने? यहां बैरियर के अंदर? थाइड्स बैरियर में घुसते तो कम ही थे, पर नामुमकिन नहीं। हाँ हाँ सर, एक थाइड था। मिस्टर फॉक्स का शक अभी भी बना हुआ था, और मुझे मान लेना चाहिए कि वह बैरियर पार करके आ गया, सारी सिक्योरिटी के बावजूद। सर, यही हुआ। मैं मुश्किल से बचकर निकला हूं। फॉक्स को उसकी बात पर भरोसा कम था, लेकिन क्लियरली कुछ तो हुआ था, वरना एरिक इतनी बड़ी पावर बिना कारण इस्तेमाल नहीं करता। अगर सच था तो तुमने ब्लैक गार्ड्स या मिलिट्री को कॉल क्यों नहीं किया? फॉक्स ने पूछा। सर, मैं डर गया था, मुझे घर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। पैनिक में था। एरिक ने पूरी घटना उसे समझाई। सब सुनने के बाद फॉक्स ने भारी सांस ली और आखिर में और कुछ नहीं कहा। ठीक है, बस अपना काम कर लो। जरूर मिस्टर फॉक्स, एरिक ने सिर हिलाया। इसके बाद एरिक काम में जुट गया। प्लांट्स ग्रो कराए, फिर पोटैटोज निकालने का काम किया, और दोपहर को एक पेड़ की छांव में बैठकर लंच किया। धूप खिली थी, आसमान साफ था, और एरिक बिना जैकेट शर्ट के धूप की गर्मी एंजॉय कर रहा था। उसका दिमाग वापस रात की घटना की तरफ जा रहा था। वह खतरनाक पल जब टाइड उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी चीखती हुई डर की हालत, क्वेस्ट, खून, शरीर, और कैसे वह मौत से बमुश्किल बचा। काम खत्म करने के बाद वह बार्न में यूनिफॉर्म बदलने गया। उसी वक्त मिस्टर फॉक्स कमरे में आ गए। हे किड, काम पूरा? एरिक हल्का सा हंसा। लगभग। दोनों बाहर आए और मेन गेट की तरफ चले, शायद पेमेंट देने के लिए। गेट पर पहुंचकर फॉक्स ने उसे काम का पैसा दिया। लो, उन्होंने कहा। एरिक ने बैग खोलकर पैसे गिने, पूरे 20 न्यू डॉलर्स थे। उसे राहत की सांस मिली। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर अचानक रुक गई। एक ग्रुप उनके तरफ आ रहा था। मेन और वुमेन पूरे कॉम्बैट गियर में, चेहरे हेलमेट्स के अंदर छिपे हुए। उनकी नजरें सीधी एरिक और मिस्टर फॉक्स पर थीं। मैं सर्जेंट रोमा सिंक्लेयर हूं, उस औरत ने कहा। क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? वह औरत उत्सुक आंखों से एरिक और मिस्टर फॉक्स को देख रही थी। एरिक और मिस्टर फॉक्स दोनों उसके सामने हल्की सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। एरिक इसलिए क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिलिट्री उस थाइड को खोजकर यहां तक न पहुंच गई हो और उसे पकड़ न ले। असल में उन्होंने थाइड को अभी तक नहीं पाया था, लेकिन एरिक को यह नहीं पता था। मिस्टर फॉक्स की बेचैनी इसलिए बड़ी थी क्योंकि वह जानता था कि जब भी मिलिट्री आसपास दिखाई दे, मतलब कोई भारी मामला चल रहा है। हाँ सर, जो पूछना है पूछिए, बूढ़े आदमी ने कहा। क्या आपने कल या आज सुबह यहां आसपास कुछ सस्पिशियस देखा? सर्जन सिंक्लेयर ने पूछा। मिस्टर फॉक्स को उसी वक्त एरिक की बात याद आई।
उसने उसकी तरफ देखने के लिए सिर घुमाया, लेकिन उसने पाया कि एरिक उसे एक निवेदन भरी नजरों से देख रहा था, जैसे वह कह रहा हो कि मिलिट्री को कुछ भी मत बताना। नहीं मैडम। जवाब बहुत छोटा और बिल्कुल तुरंत आया। मैं तो कल सुबह से यहां काम कर रहा हूं, कुछ भी अजीब नहीं देखा। एरिक सच सामने नहीं आने देना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। और तुम लड़के? रोमा ने एरिक से पूछा। एरिक वहां खड़ा कांप रहा था, चाहे वह इसे छिपाने की कोशिश ही क्यों न कर रहा हो। तुमने कुछ अजीब देखा क्या? एरिक ने जल्दी से जवाब दिया। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं देखा। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि जैसे छाती फाड़कर बाहर निकल आएगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिल गले में अटककर हथौड़े की तरह धड़क रहा हो। मिस्टर फॉक्स और भी पक्के तौर पर समझ चुका था कि यह पूरा मामला उसी थाइड से जुड़ा है जिसके बारे में एरिक ने उसे बताया था, लेकिन वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। क्यों? क्या कुछ बुरा हुआ? बूढ़े आदमी ने पूछा। रोमा के पास जानकारी छिपाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने साफ साफ बता दिया। कल एक थाइड बैरियर के अंदर घुस आया और इसी दिशा में आता दिखा। अगर आप उसे देखें तो उससे दूर ही रहें, वह बेहद खतरनाक है। उधर रोमा की टीम चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी, जबकि सर्जन दोनों से बात करती जा रही थी। जमीन पर कई निशान पड़े थे, वही पेड़ जिसे मिस्टर फॉक्स आज सुबह मेन गेट से खींचकर हटाकर ले गया था। टूटे हुए छोटे छोटे ब्रांचेस, मिट्टी से भरी जड़ें और हर तरफ बिखरी पत्तियां पड़ी थीं। प्राइवेट रेनी की नजर उस पेड़ पर गई जिसे फेंस गेट के सामने से हटाकर खेत के एक कोने में रखा गया था। सिर्फ उसका वहां होना ही अजीब नहीं था, बल्कि उसकी जड़ें पूरी तरह ऊपर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने बड़ी सावधानी से पूरा पेड़ खोदकर निकाल दिया हो। एरिक की पावर की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। हमें नहीं पता कि थाइड अभी कहाँ है, लेकिन हम पूरे इलाके की तलाशी ले रहे हैं जब तक हमें वह मिल नहीं जाता, रोमा ने कहा। दोनों आदमी सिर हिलाकर सहमत हुए। वे जानते थे कि क्रीचर तो एरिक पहले ही मार चुका है। मिस्टर फॉक्स को पूरी सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन उसे इतना पता था कि एरिक उस मॉन्स्टर के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। प्राइवेट रेनी ने पूछा, "ये पेड़ यहां क्यों पड़ा है?" "ओह, वो? ये इस लड़के एरिक की वजह से है। इसकी पावर से पौधे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं," मिस्टर फॉक्स ने कहा। "ओह?" सर्जन सिंक्लेयर ने हल्की सी भौं ऊपर उठाई। "खेत पर एक काफी काम की ब्रेन क्रिस्टल पावर है।" उसने एरिक की तरफ देखा और पूछा, "नाम क्या है तुम्हारा लड़के?" एरिक थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया। "ऊह, ऊह, मेरा नाम एरिक रोमेनो है," उसने कहा। सर्जन सिंक्लेयर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। "दिस डजंट आंसर द क्वेश्चन। मैं दोबारा पूछूंगी, पेड़ यहाँ क्यों है?" प्राइवेट रेनी फिर बोल पड़ा। मिस्टर फॉक्स ने तुरंत एक बहाना बनाने की कोशिश की। "हमें फार्म पर लकड़ी चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि मर्चेंट से खरीदने से अच्छा है कि एरिक एक पेड़ ग्रो करके दे दे।" प्राइवेट रेनी को बात अब भी कुछ गड़बड़ लगी, पर उसने और सवाल नहीं पूछे। दोनों को पता था कि यह कहानी काफी बनावटी लग रही थी। "मेरा ख्याल है हम चलते हैं," सर्जन सिंक्लेयर ने कहा। "अगर थेड के कोई भी निशान मिले तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए।" "जी मैडम," दोनों ने कहा। सर्जन थोड़ा मुड़ी, पीछे देखा, फिर आगे चल दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। एरिक चुपचाप खड़ा सैनिकों को दूर जाते देखता रहा। मिस्टर फॉक्स ने उसकी तरफ देखा। लड़का कुछ बोल ही नहीं रहा था। "सब ठीक है बच्चे?" मिस्टर फॉक्स ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं। एरिक, "हाँ, मैं ठीक हूं मिस्टर फॉक्स।" एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच उतर आई। एरिक धीरे धीरे बाहर की तरफ चलने लगा, बाकी फार्म चेक करने के लिए। हालत समझते हुए मिस्टर फॉक्स ने उसकी कंधे पर हाथ रखा और घर के अंदर ले गया। "चलो अंदर आओ।" घर अंदर से काफी बड़ा था, उस घर से कई गुना बड़ा जिसमें एरिक बचपन से रहा था। दीवारों पर कई पेंटिंग्स लगी थी, हर एक अलग कहानी कहती हुई। यहां तक कि एक पेंटिंग में एक एंजल फूलों के खेत के ऊपर उड़ता हुआ दिखाया गया था। फर्नीचर नया था और कई तरह की तकनीकें चारों तरफ फैली थीं, जिसमें एक एडवांस्ड मेड रोबोट भी था जो किचन में ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था। "बहुत खूबसूरत है सब," एरिक ने पेंटिंग्स देखते हुए कहा। "हाँ, लेकिन ये मेरी नहीं है," मिस्टर फॉक्स ने बताया। फिर उसने रोबोट की तरफ देखा और बोला, "एडा, एरिक के लिए एक कप टी बना दो।" थोड़ी देर बाद एडा गर्म ब्लैक टी लेकर आई। "थैंक्स," एरिक ने कहा। एडा ने जवाब दिया। मिस्टर फॉक्स समझदारी से अब और सवाल नहीं पूछ रहा था। एरिक ने थाइड वाली बात जितनी बतानी थी उतनी बता दी थी। सुपर कंप्यूटर वाली बात उसने छिपा ली थी।
उससे ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं थी। कुछ देर बाद मिस्टर फॉक्स ने कहा, आज के लिए तुम जा सकते हो, आराम कर लेना। कल मुझे तुम्हारी पूरी ताकत चाहिए। ठीक है मिस्टर फॉक्स, एरिक ने कहा। तुम्हें नहीं लगा उन दोनों में कुछ अजीब था? प्राइवेट रेनी ने प्राइवेट विलियम्स से कहा। क्या मतलब? मतलब जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने थाइड को देखा था? विलियम्स ने पूछा। पता नहीं, लेकिन वह पेड़ देखकर मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है उस फार्म में। कोई मतलब नहीं बनता, रोमा बोली। वे क्यों एक थाइड के बारे में कुछ छिपाएंगे? हाँ, ये भी सही है, रेनी ने कहा। लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अजीब था, भरोसा नहीं हुआ। तुम एक बूढ़े आदमी और एक करीब 16 ईयर ओल्ड लड़के की बात कर रहे हो। देखा नहीं कैसे वह लड़का हमें देखकर कांपने लगा था? वह तो डरा हुआ था, प्राइवेट विलियम्स ने कहा। हाँ, शायद इसलिए कि वह सच में कुछ छिपा रहा था, रेनी ने बोला। बहुत हुआ, सर्जन रोमा ने कहा। वे मिस्टर फॉक्स के व्हीट फील्ड के सामने पहुंचे और अंदर चले गए। सुनहरे गेहूं के लंबे लंबे बाल हवा में झूल रहे थे, जैसे किसी ने खेत पर सोने की चादर बिछा दी हो। खेत की देखभाल बेहतरीन थी और पौधे असामान्य रूप से ऊंचे थे। क्या ये भी उस बच्चे का काम है? प्राइवेट मैकब्राइड ने पूछा। शायद, रोमा ने कहा। आपको क्या लगता है उसका रैंक क्या होगा? प्राइवेट विलियम्स ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ऊंचा तो नहीं हो सकता। आखिर वह एक बच्चा है। वे अंदर तक खेत की तलाशी लेते गए, लेकिन कुछ मिला नहीं। बेहतर है कि हम स्प्लिट अप हो जाएं, सर्जन सिंक्लेयर ने कहा। ज्यादा इलाके को कवर कर पाएंगे। अंडरस्टूड, सबने एक साथ कहा। पांचों अलग अलग दिशाओं में फैल गए। कई मिनटों तक तफ्तीश करते रहे, हर कोने, हर झाड़ी, हर पंक्ति में। आखिरकार प्राइवेट ब्राइड की आवाज कम्युनिकेटर में आई। सर, थाइड मिल गया। ठीक है, वहीं खड़े रहो और एंगेज मत करना। सर, वह पहले से डेड है। वहीं रुको, हिंकन ने फिर कहा। कुछ देर बाद बाकी चार भी वहां पहुंच गए। कहां है? सिंकन ने पूछा। उधर, मैकब्राइड ने इशारा किया। सबने देखा, क्रीचर का शरीर पड़ा था, सड़ा गलना शुरू हो चुका था। उसका सिर दो हिस्सों में फटा हुआ था और जमीन पर उसका खून सूख चुका था। कम से कम इसे किसी ने और नुकसान नहीं करने दिया। प्राइवेट विलियम्स ने कहा। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, सिंक्लेयर ने कहा। एक और दिक्कत है, यह मरा कैसे? शायद किसी सिटीजन ने मारा होगा। ज्यादातर लोग रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं, प्राइवेट रेनी ने कहा। तो फिर रिपोर्ट क्यों नहीं किया? एक थाइड का जंगल में भटकना कोई छोटी बात नहीं, बोला। सर्जन सिंक्लेयर शरीर के पास झुककर उसे ध्यान से देखने लगी। इसे बेस ले जाएं? विलियम्स ने पूछा। जरूरत नहीं। अब फर्क नहीं पड़ता कि इसे किसने मारा। बस अच्छा यह है कि यह मर चुका है, सिंक्लेयर ने कहा। उस दिन बाद में एरिक हमेशा की तरह घर लौट आया। उन हालातों में मिलिट्री से टकरा जाना आसान नहीं था, लेकिन किस्मत से उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। उम्मीद थी कि उन्हें वह थाइड का शरीर नहीं मिला होगा या यह पता नहीं चला होगा कि उसके ब्रेन क्रिस्टल को निकाला जा चुका है। एरिक को कुछ पता नहीं था। वह बस उम्मीद कर सकता था कि सब ठीक रहा हो। क्वेस्ट्स, एरिक ने कहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अपना आखिरी रिक्वेस्ट पूरा करके 10 डीएनए पॉइंट्स हासिल करना। इससे उसके पास कुल 40 पॉइंट्स हो जाते और वह अपने लक्ष्य से बस एक दिन दूर होता। क्वेस्ट लिस्ट, डेली ईटिंग हैबिट्स, कंप्लीट। Rewards for completion, 10 experience, 10 DNA points. Failure penalty? None. Eat a healthy meal. Physical training? Accepted. Rewards for completion, 10 experience, 10 DNA points. Failure penalty? None. Train for at least an hour. एरिक ने क्वेस्ट्स को चेक किया। सोफे से उसने तुरंत अपना वर्कआउट शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे सुधार महसूस कर रहा था। अभी तक बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती महसूस हो रही थी। स्टैमिना भी पहले से बेहतर थी। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो जल्द ही उसके एप्स भी अच्छे दिखने लगेंगे। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एरिक सोने चला गया। अगले दिन उसे स्कूल जाना था। लिंक एस्टैब्लिशिंग क्लास थी और इस बार वह सच में देखना चाहता था कि ऑब्स्ट्रक्टेड बिना वह प्रैक्टिस कर पाएगा या नहीं। 2 दिन पहले उसकी डिफॉर्मिटी ठीक हुई थी और व्यस्तता के कारण वह टेस्ट नहीं कर पाया था कि दिक्कत पूरी तरह खत्म हुई है या नहीं। लेकिन सिस्टम पर उसका भरोसा था, इसलिए वह मान चुका था कि समस्या अब जा चुकी है। हर दिन की तरह एरिक टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गया। सुबह उठकर उसने पहले क्वेस्ट एक्सेप्ट किए, फिर नाश्ता बनाया और डेली क्वेस्ट पूरा कर लिया। अब उसके पास उतने डीएनए पॉइंट्स थे कि वह अननोन थाइड का पावर अनलॉक कर सके। सिस्टम
अननोन थाइड का पावर अनलॉक करने में कितना समय लगेगा? आंसर, 2 hours and 35 minutes will be required. अगर मैं ये पावर अनलॉक करूं तो मुझ पर कोई असर पड़ेगा? Answer, the host will be unconscious for the entirety of the process, unless the host uses more DNA points to provide the system more energy. एरिक ने सोचा, लगता है अभी सिस्टम की मदद से कॉन्शियसनेस बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। वह स्कूल नहीं छोड़ सकता था, चाहकर भी नहीं। इसलिए उसने तैयार होकर यूनिफॉर्म पहनी, बैग उठाया और घर से निकल गया। ट्रेन लेकर वह वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पहुंचा। स्कूल पहुंचकर वह हमेशा की तरह सबको अवॉइड करता रहा। लोगन भी शांत था, बस कभी कभी दूसरों के सामने एरिक का मजाक उड़ाता। धीरे धीरे क्लास भरने लगी और प्रोफेसर ओलियरी अंदर आए। आज भी तुम लोग ट्रेनिंग करोगे, उन्होंने कहा। सबने मन लगाकर मैना चैनलिंग शुरू की। एरिक ने भी। गर्म, मुलायम सेंसेशन उसके शरीर, खासतौर पर सिर में फैल गई। जल्द ही वह जानी पहचानी झुनझुनी उसके दिमाग में उठी, यानी माना उसके ब्रेन में सर्कुलेट कर रही थी। इस बार एरिक पूरी तरह फोकस था, हर छोटी से छोटी डिफरेंस को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट बीते और फिर हा 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 हा। एरिक अंदर ही अंदर हंस पड़ा। पहले हमेशा यही होता था कि कनेक्शन टूट जाता था और वह न्यूरल लिंक्स नहीं बना पाता था। लेकिन इस बार कुछ नहीं टूटा, सब ठीक चल रहा था। वह आखिरकार प्रॉपरली न्यूरल लिंक्स बना सकता था, रैंक बढ़ा सकता था। एरिक उल्लास से भर उठा, उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। ओलियरी ने यह नोटिस कर लिया। मिस्टर रोमानो, कुछ हुआ? क्लास के बच्चे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह पागल हो। कुछ नहीं प्रोफेसर, एरिक मुस्कुराते हुए बोला। मूर्खों की तरह हंसना बंद करो और ध्यान दो। जी प्रोफेसर। क्लास सामान्य रूप से आगे बढ़ी, लेकिन इस बार वह बिना रुकावट मैना को दिमाग में सर्कुलेट कर पा रहा था। दिन गुजर गया, मैथ, हिस्ट्री, थियरी सब खत्म हुआ और एरिक फार्म पर काम करने गया। फिर रात में घर लौट आया। शहर की सड़कों पर चलता हुआ एरिक एक्साइटमेंट से कांप रहा था। कुछ ही देर में वह उस थाइड का पावर पाने वाला था जिसे उसने खुद मारा था। आसमान में सितारे चमक रहे थे। हवा साफ थी, हल्की, और पूरा माहौल एक अजीब सी उम्मीद से भरा हुआ था। अब सब बदलने वाला है। आखिर वो पावर है क्या? सिस्टम ने पावर्स की कोई लिमिट नहीं बताई थी, इसलिए एरिक ने मान लिया था कि वह कई पावर्स ले सकेगा। चलते चलते उसने लोगों को देखा। फुटपाथ पर बैठा एक होमलेस आदमी, सड़क पार दो शराबी, एक के चेहरे पर बड़ा सा स्कार। एरिक हमेशा सोचता था कि दुनिया का हर इंसान उससे बेहतर है, चाहे ड्रंकर्ड हो या बेगर, हर किसी की पावर उससे बड़ी होगी। यह उसका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। लेकिन आज बस कुछ मिनटों में सब बदलने वाला था। वो घर पहुंचा, सीढ़ियां चढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर आया। स्टेटस इंफॉर्मेशन: Name Eric Romano, age 16, level 1, experience 190, 200 DNA points, 50 health, 220, 220 mana, 150, 150 attributes. Strength, 3 intelligence, 6 dexterity, 4 energy. 6 available attribute points. 0 powers biological supercomputer. Powers brain crystal manipulation. Brain crystal power extraction. Brain crystal power strengthening DNA manipulation. DNA extraction. DNA strengthening analysis. Brain information injector device manipulation. Hosts powers. Rapid growth. ओह, बस एक डेली क्वेस्ट और मैं लेवल अप कर लूंगा। फिर उसने डीएनए पॉइंट्स देखे, 50, बिल्कुल उतने ही जितने अननोन थाइड का पावर अनलॉक करने के लिए चाहिए थे। एरिक सोफे पर लेट गया और तकिया सिर के नीचे रखा। सिस्टम, आई एम रेडी। System ready. DNA points used. Commencing extraction. Host is advised to lay on a bed. अगले ही पल माना उसके शरीर में तूफान की तरह घूमने लगी, जैसे अंदर कोई हरिकेन सब कुछ तहस नहस कर रहा हो। फिर एक गर्म लहर उसके पेट में उठी। धीरे धीरे वो वार्मथ पूरे शरीर में फैल गई, हाथों में, पैरों में, सिर में, हर जगह। अच्छा महसूस हो रहा है, एरिक ने धीमे से कहा। लेकिन उसी पल उसका सिर चकराने लगा, नजरों के सामने अंधेरा छा गया, उसकी आंखें बंद हुईं और एरिक बेहोश हो गया। एरिक उसी रात थोड़ी सी माइग्रेन के साथ जागा। जो भी सिस्टम ने उसके ब्रेन क्रिस्टल के साथ किया था, वह एरिक की समझ से कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर बदलाव था। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे कई दिनों तक बेड पर पड़े रहने के बाद किसी ने तुम्हारी पूरी बॉडी को रीबूट कर दिया हो। फिर भी उसे 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे खुद को वापस नॉर्मल महसूस करने में। वह अपनी, खैर, अपनी बेड नहीं बल्कि सोफे से उठकर खड़ा हुआ और उन सटल से बदलावों को महसूस करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नया काम करना आता है, लेकिन वह ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा था कि वो चीज है क्या। स्टेटस:
एरिक ने कहा, और उसी नीली रोशनी वाला फेमिलियर सिस्टम विंडो उसके सामने उभर आया। नेम एरिक रोमानो, एज 16, level 1 experience 190 200 DNA.0, health 220, 220 mana, 150 attributes, strength 3 intelligence, 6 dexterity, 4 energy, 6 available attribute points, 0 powers. Biological supercomputer powers, brain crystal manipulation, brain crystal power extraction, brain crystal को absorb करने और उसके अंदर मौजूद power को हासिल करने की क्षमता। ध्यान दें, power को इस्तेमाल करने के लिए DNA को बदलना जरूरी है। DNA extraction देखें। Locked brain crystal power strengthening, energy attribute points हासिल करने की क्षमता। DNA manipulation, DNA extraction, बाहरी DNA को absorb कर अपने शरीर में replicate करने की क्षमता। ध्यान दें, डीएनए बदलने की प्रक्रिया धीमी होती है और नई ब्रेन क्रिस्टल पावर्स इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। लॉक्ड डीएनए स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और डेक्सटेरिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त करने की क्षमता। एनालिसिस, आसपास के क्रीचर्स, प्लांट्स और ओर्स की जानकारी देना। ब्रेन इंफॉर्मेशन इंजेक्टर, टच के जरिए दिमाग में सीधे जानकारी डालना। डिवाइस मैनिपुलेशन, टच के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और मैनर ड्रिवन डिवाइसेस को मैनिपुलेट करना। होस्ट्स पावर्स, रैपिड ग्रोथ, प्लांट्स को तेजी से ग्रो कराने की क्षमता। शार्पनिंग, किसी भी चीज को मैना की मात्रा के हिसाब से और अधिक शार्प बनाना। ऑब्जेक्ट्स और शरीर के पार्ट्स। सबसे पहले एरिक की नजर उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स पर गई, 190। मतलब उसे सिर्फ अपनी फाइनल डेली क्वेस्ट पूरी करनी होगी और वह फाइनली लेवल 2 पर पहुंच जाएगा। और वह पहले ही तय कर चुका था कि उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स कहां जाने वाले हैं। स्ट्रेंथ, हाँ, न्यूरल लिंक से नेचुरली स्ट्रेंथ बढ़ती, लेकिन अभी उसे अपने आप को बचाने के लिए एक्स्ट्रा ताकत की जरूरत थी। लोगन की बाथरूम वाली वीडियो लीक करने के बाद उसे थोड़ी सी शांति मिली थी, लेकिन वह जानता था कि यह हमेशा नहीं चलेगा। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे थे मिलिट्री स्कूल जाने के लिए, जहां चीजें बिल्कुल इजी नहीं होंगी। वहां सभी रियल कॉम्बैट सीखते थे और वह किसी का प्रैक्टिस डमी नहीं बनना चाहता था। फिर उसकी नजर गई उसकी नई पावर पर, शार्पनिंग। डिस्क्रिप्शन साफ था, किसी भी चीज को शार्प बनाना, मतलब कुछ भी हथियार में बदल सकता है। समस्या सिर्फ एक थी, वह किसी हथियार को इस्तेमाल करना जानता ही नहीं था। बाकी बच्चे बचपन से मार्शल आर्ट्स या वेपन सीखते थे, लेकिन एरिक के पास ना पैसे थे ना मौका। लेकिन उसके पास सिस्टम था, और सिस्टम होने का मतलब था शॉर्टकट्स। अगर वह ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस डाउनलोड कर सकता है, तो वेपन मैनुअल्स क्यों नहीं। दिन में उसे बहुत कुछ करना होता था, स्कूल जाना, फार्म पर काम करना, न्यूरल लिंक्स बनाना, डेली क्वेस्ट्स, और अब वेपन ट्रेनिंग भी। शेड्यूल पूरी तरह भरा हुआ था। कम से कम जॉब का कोई हल निकालना होगा। उसे पैसों की जरूरत थी। ये सब बाद में सोच लूंगा, पहले ये नई पावर कैसे इस्तेमाल होती है ये समझूं। उसने बैग से एक पेंसिल निकाली, ऑरेंज और ब्लैक वाली सिंपल सी वुडन पेंसिल। शार्पनिंग पावर नेचुरल नहीं थी, इसलिए एरिक को इसे सीखना होगा। की था माना इम्बू करना। एरिक ने माना को अपने दिमाग से उंगलियों तक खींचा और फिर उसे पेंसिल में भेजने पर फोकस किया। एक हल्की सी करंट उसकी उंगलियों और दिमाग में दौड़ी। फिर उसे लगा कि पेंसिल के चारों ओर कोई बेहद पतली जादुई सी परत बन गई है, जैसे कोई ऊर्जा की फिल्म। फिर जैसे इंस्टिंक्ट ने खुद कहा हो, शार्पन। एक झटके में वह मैना लेयर और पतली बनी, और पेंसिल की टिप ने शेप बदलना शुरू कर दिया। शार्पर, क्लीनर, डेडलिया। समझ गया। एरिक ने उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार कोई अजीब क्रीचर देख रहा हो। उसने कम माना इस्तेमाल की थी, तो उसे लगा कि शार्पनेस ज्यादा नहीं होगी। चलो टेस्ट करते हैं। उसने पास की लकड़ी का टुकड़ा उठाया, डोर स्टॉपर वाला, और पेंसिल को उसकी सतह पर मारा। एकदम साफ, करीब 2 सेंटीमीटर गहरी कट। एरिक की आंखें चमक उठी। इनक्रेडिबल, अब तो मैं किसी का पंचिंग बैग नहीं बनूंगा। सिर्फ एक दिक्कत है, जब स्कूल वाले पावर टेस्ट करेंगे तब क्या होगा। वे टेस्टिंग तो कराएंगे ही, और मुझे पता है कि इसकी जॉर्म स्केल पर डी रैंक है, काफी काम की पावर है। वह सोच में पड़ गया, और फिर उसके दिमाग में एक शरारती सी प्लान की चिंगारी चमकी। अगर पावर रिवील करनी ही है, तो क्यों ना ड्रामेटिक तरीके से की जाए। उसे बस सही मौका चाहिए, और लोगन से बेहतर ट्रिगर कौन। अब सिर्फ आखिरी डेली क्वेस्ट और फिर सो जाना है। एरिक ने अपने रोज वाले एक्सरसाइजेस शुरू किए, पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स, लंजेस, प्रेसेस। पूरा 1 घंटा।
अंत में वही फेमिलियर नोटिफिकेशन चमका, लेवल अप। एरिक की मुस्कान कानों तक खिंच गई। वह ऑलमोस्ट खड़ा होकर जश्न मनाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। पहले सारी चीजें प्रॉपरली कर ले। एट्रीब्यूट पॉइंट्स एलोकेट करने थे, न्यूरल लिंक्स शुरू करने थे। पसीने में भीगा हुआ एरिक सोफे पर बैठ गया। सिस्टम, शो मी द स्टेटस। ही एरिक ने वो शब्द बोले, स्टेटस स्क्रीन उसकी नजरों के सामने उभर आई। होस्ट इंफॉर्मेशन, name Eric Romano, age 16, level to experience 0, 250 DNA points, 10, health 220, 220, mana 150, 150 attributes, strength 3, intelligence 6, dexterity 4, energy 6, available attribute points 5, powers, biological supercomputer powers, brain crystal manipulation, ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्सट्रैक्शन, ब्रेन क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने और उसके अंदर मौजूद पावर हासिल करने की क्षमता। ध्यान दें, नई पावर इस्तेमाल करने के लिए डीएनए बदलना जरूरी है। डीएनए एक्सट्रैक्शन, ब्रेन क्रिस्टल पावर स्ट्रेंथनिंग, एनर्जी एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल करने की क्षमता। डीएनए मैनिपुलेशन, डीएनए एक्सट्रैक्शन, बाहरी डीएनए को अब्सॉर्ब कर अपने शरीर में रेप्लिकेट करने की क्षमता। डीएनए बदलने की प्रक्रिया धीमी होती है और नई ब्रेन क्रिस्टल पावर्स इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। लॉक्ड डीएनए स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और डेक्सटेरिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त करने की क्षमता। एनालिसिस, ब्रेन इंफॉर्मेशन इंजेक्टर, device manipulation hosts powers, rapid growth plants, E Sigma 1 E rank, sharpening, D rank. Yes, एरिक उत्साह से बोल उठा। अब थोड़ी स्ट्रेंथ पर आते हैं। उसने तुरंत अपने पांचों एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। स्ट्रेंथ 3 से बढ़कर 8 हो गई। तुरंत ही माना उसकी नसों में दौड़ पड़ी, जैसे किसी ने उसे बिजली की तरह चार्ज कर दिया हो। एक अजीब सा झुनझुना उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे फूलने लगीं, स्किन के नीचे से उभरती हुई, हल्का सा दबाव बनाती हुई। कुछ ही पलों में ऐसा लगा जैसे मसल्स को जगह कम पड़ रही हो। फिर झुनझुनी गायब हो गई। एरिक ने पसीने से भीगी हुई शर्ट उतारी और खुद को ध्यान से देखा। वह कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन गया था, पर मैस साफ बढ़ चुका था, क्योंकि वह पहले बहुत दुबला था। नई मसल्स अब ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही थी, जैसे उभरी हुई गांठें जिनके बीच में नसें ट्री रूट्स जैसी फैल रही थी। यहां तक कि उसकी टांगें भी नोटिसेबली बड़ी हो गई थी, लगभग पहले से दुगनी। और जैसे ही बदलाव शुरू हुआ, भूख की तीखी लहर उसके पेट में उठी। अब तो बड़े कपड़े खरीदने होंगे, उसने बड़बड़ाया। खुशी से भरी मुस्कान के साथ एरिक नहाने गया, फिर जल्दी से तैयार हुआ। अब एक ही काम बाकी था, न्यूरल लिंक्स की ट्रेनिंग। वह 2 घंटे तक न्यूरल लिंक डेवलपमेंट करता रहा और फिर सोने चला गया, क्योंकि अगले दिन उसे स्कूल जाना था। अगली सुबह एरिक जल्दी उठ गया। आज उसके करने को बहुत कुछ था और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपनी नई पावर पूरी स्कूल को दिखाने वाला था। लेकिन उसके लिए लोगन का मौजूद होना जरूरी था। उसने पहले डेली क्वेस्ट्स चेक किए, फिर पहला क्वेस्ट, ब्रेकफास्ट बनाना, पूरा किया। इसके बाद तैयार होकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। ट्रेन पकड़ी, पश्चिमी जिलों की ओर पहुंचा और फिर पैदल स्कूल की तरफ चल दिया। स्कूल पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। बीती रात के बाद उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां धुंधला गई हैं। क्या मुस्कुरा रहा है कचरा? उसके बगल से गुजरती एक लड़की ने पूछा, जो उसे पहचानती थी। असल में सब पहचानते थे। एरिक मजाक उड़ाए जाने का इतना आदी था कि आमतौर पर जवाब देता ही नहीं था, लेकिन आज सब अलग था। अपना मुंह बंद रख बिच, उसने शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहा। लड़की हकबका गई। उसने कभी एरिक को पलटकर जवाब देते नहीं सुना था। आसपास के छात्र भी रुककर देखने लगे। ओ ये, कचरे ने बात वापस की है, किसी ने चिल्लाकर कहा। दैट्स राइट, प्लांट हगर गुस्सा हो गया, एक और ने जोड़ा। लोग ठहाके लगाने लगे और लड़की गुस्से में मुड़कर चली गई। चुप कर, लूजर्स, एरिक ने धीमे से कहा। उनकी हंसी और तेज हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि जल्दी ही पूरे स्कूल में खबर फैल गई। स्कूल का ट्रैश आज जवाब दे रहा है। तभी स्कूल का स्टार एंडरसन वर्थिंगटन बीच में आया। हे, बस करो, उसने सख्ती से कहा। स्कूल में कोई एंडरसन से पंगा नहीं लेना चाहता था, ना उसकी फैमिली की वजह से, बल्कि उसकी पावर की वजह से। उसकी पावर एटॉमिक एनी, जॉर्म स्केल पर बी रैंक थी। वह अपने शरीर से ऐसे एक्सप्लोजन्स पैदा कर सकता था जो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, पर बाकी सबको तबाह कर देते। उसने 5 न्यूरल लिंक्स बनाए थे, आरचओ 2 रैंक, मतलब खतरनाक स्तर की प्रतिभा। स्कूल के रूल्स साफ कहते हैं, किसी को परेशान मत करो, वरना मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
एंडरसन ने चिताया। भीड़ तुरंत शांत हो गई। वह स्टूडेंट्स को डांटकर चला गया और भीड़ धीरे धीरे छंट गई, सिवाय एरिक के। सब उसे अजीब निगाहों से देखते हुए गुजर रहे थे, जैसे उसने खुद ही अपनी मौत का साइन कर दिया हो। इन हरामियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। एरिक हल्के से मुस्कुराया। उसे पता था लंच ब्रेक पर धमाका होना तय है। उधर लोगन और उसके दो दोस्त एरिक को देख रहे थे। ये हरामी मुस्कुरा क्यों रहा है? आई हर्ड समथिंग वियर्ड, मे बी अ रूमर, उसने आगे जोड़ा। क्या? लोगन ने पूछा। कहते हैं ये छोटा कचरा आज सुबह कुछ लोगों से भिड़ गया। सच में? ऑर्सन ने पूछा। आई डोंट नो, यही लोग कह रहे थे। मिलकर देखने चले? नहीं, फायर वाली कहानी के बाद और गड़बड़ नहीं चाहिए, लोगन बोला। तूने ही गड़बड़ की थी, खोनाल ने ताना मारा। आई टोल्ड यू, मैंने वीडियो शेयर नहीं की, लोगन चिल्लाया। तो फिर सबको तेरे डिवाइस से कैसे मिली? आई डोंट नो। राइट? वे तीनों क्लास में चले गए और एरिक भी। क्लास के दौरान कोई उसे परेशान नहीं करता, लेकिन जैसे ही ब्रेक होती, वही बातें, वही ताने। शुरू में एरिक ने सब नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार मजाक उड़ाए जाने के बाद उसका पेशेंस खत्म होने लगा। अब बस लंच ब्रेक का इंतजार था, जब पूरा स्कूल जान जाएगा कि एरिक रोमनो अब पहले वाला एरिक नहीं रहा। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसका प्लान कोई बहुत जटिल नहीं था। पहले लोगन को उकसाना और फिर पूरे स्कूल के सामने उसकी ऐसी हालत करना कि आगे कोई उसे छूने की हिम्मत न करे। शक्ति को 8 पॉइंट्स तक बढ़ाने के बाद एरिक पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। लेकिन सच कहें तो उसे पता ही नहीं था कि बाकी लोग कितने स्ट्रांग हैं और लोगन की असली ताकत क्या है। वो कमीना तो डीएस सिग्मा 3D था। उसकी पॉइजनस डार्ट वाली पावर मैना जितनी ज्यादा डाली जाए, उतनी घातक हो जाती। यानी अगर लोगन चाहता तो एक बार में एरिक का काम तमाम कर सकता था। पर एरिक भी अब पहले वाला एरिक नहीं रहा था। हालांकि उसने लोगन को मारने का इरादा बिल्कुल नहीं रखा था। ठीक 13 बजे लंच बेल बजी और सारे छात्र नीचे की ओर भागे। लेकिन इस बार एरिक भी भीड़ के साथ नीचे उतरा, कुछ अलग ही अंदाज में। 5 मिनट बाद जब एरिक कैफेटेरिया में दाखिल हुआ तो सैकड़ों नजरें सीधे उसी पर टिक गई। पहली बार वो नीचे आया था। उसने कभी इस जगह को ठीक से देखा ही नहीं था। एक विशाल हॉल, सफेद कपड़े, ढंग के टेबल, शोर, हंसी, बातचीत। हे हे, पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, तू यहां क्या कर रहा है? एरिक पलटकर देखता है। दीवार के पास खड़ी एक टेबल पर 3 लड़के, एक ब्लॉन्ड, एक काला और एक लाल बालों वाला, सब स्कूल यूनिफॉर्म में। लंच लेने आया हूं, एरिक ने शांत स्वर में कहा। ब्लॉन्ड ने हंसते हुए उंगली उसकी तरफ उठाई। तेरा यहां कोई हक नहीं, अभी दफा हो जा वरना उठाकर फेंक दूंगा। एरिक के भीतर गुस्सा उबलने लगा। और तू करेगा क्या? उसने पूछा। सांप सूंघ गया है क्या, ट्रैश? एरिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस काउंटर पर गया, ट्रे उठाई, प्लेटों में खाना भरा और टेबल की ओर बढ़ गया। लोग हैरानी से देखते रहे। कैफेटेरिया में, और इतना बेखौफ। तभी लोगन, ओरसन और कोनल अंदर घुसे। एरिक ने उन्हें देखा और धीरे से मुस्कुराया। साला मुसीबत में पड़ गया, ब्लॉन्ड लड़का बड़बड़ाया। लोगन अपने इलाके में राजा की तरह चलता हुआ एरिक की टेबल के सामने आकर बैठ गया। ओरसन और कोनाल भी उसी टेबल पर, एरिक के ठीक सामने। अजीब अजीब रूमर्स घूम रहे हैं तेरे बारे में, लोगन ने सीधे एरिक की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, सुना है, एरिक ने सहजता से जवाब दिया। अगर समझदार है तो अकड़ मत दिखा। 3 साल की धुलाई भूल गया है क्या? कैसे भूलूंगा? एरिक बोला। अच्छा है, अब समझदारी दिखा और यहां से दफा हो जा, ट्रैश। एरिक आराम से कुर्सी पर बैठा रहा। सुनाई नहीं दिया क्या? सुना, एरिक बोला, पर जाने का मूड नहीं है। ओरसन चौंक गया। क्या कहा तूने? एरिक ने ठंडी मुस्कान दी। मैंने कहा, अफ। पूरा कमरा चुप। ओरसन कुर्सी से उठकर एरिक की तरफ बढ़ा। दफा हो जा वरना। उसी पल एरिक ने टेबल को दोनों हाथों से धक्का दिया। खाना उठ गया, प्लेटें गिर पड़ी और कैफेटेरिया में शोर मच गया। अब सबका ध्यान एरिक पर था। यही तो ओरसन, कोनल और लोगन तीनों उसकी तरफ दौड़े। क्योंकि लड़ाई एरिक ने शुरू की थी, इसलिए ये लोग बाद में कह सकते थे कि वो सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। ओरसन ने पहला मुक्का मारा, चूक गया। कोनल के 2 मुक्के एरिक पर पड़े, पर एरिक इतने सालों का दर्द झेल चुका था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और तभी एरिक सीधा लोगन पर टूट पड़ा। अपनी नई शक्ति के साथ उसने लोगन को हवा में उठा दिया। सबकी आंखें फट गई। एरिक ने उसे उछालकर एक टेबल के ऊपर फेंका। लोगन एक और छात्र के ऊपर जा गिरा। कोनल और ओरसन एरिक के पीछे भागे। एरिक ने हाथों से अपना सिर बचाया और मौका देखते ही
एक ही मुक्का सीधा ओरसन की ठोड़ी पर। ओरसन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा कैफेटेरिया एरिक को ऐसे देख रहा था जैसे किसी मॉन्स्टर को देख रहे हों। पर एरिक अभी रुका नहीं। वो खोनल पर झपटा। खोनल मजबूत था पर की हर चोट भारी थी। उसी दौरान लोगन उठ चुका था पर कूदकर उसे जमीन पर गिरा दिया। लोगन ने उसे दबा लिया और खोनल एरिक की बगल पर लाते मारने लगा। लेकिन एरिक भी अब पहले वाला कमजोर नहीं था। उसने जोर लगाकर लोगन को फिर से हवा में उठा दिया और खुद को पलटकर खोनल की किक से बचा लिया। फिर खोनल और एरिक दोनों दौड़े, पर एरिक का शरीर अब कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसका कंधा सीधे खोनल के पेट पर लगा। खोनल की सांसें रुक गईं। वो पीछे गिरा, सिर टकराया और बेहोश। अब बस लोगन बचा था। लोगन समझ गया कि फिजिकल फाइट में अब उसकी जीत नहीं। उसने तुरंत मैना चैनल करना शुरू किया। लोगन, स्टॉप! भीड़ में से कोई चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। लोगन के हाथ में जहरीली डार्ट बन चुकी थी। एरिक ने उसी पल मौका पकड़ा। उसने नजदीक पड़ी एक धातु की ट्रे उठाई और उसमें मैना भर दिया। लोग सोच रहे थे कि वो ट्रे से खुद को बचाएगा, पर अगले ही क्षण एरिक ने ट्रे को तलवार की तरह चलाया। लोगन की छाती पर एक गहरी लाल लकीर उभर आई। उसके यूनिफॉर्म पर खून तेजी से फैल गया। लोगन ने अपनी डार्ट गिरा दी। वो हवा में घुल गई। उसने अपनी छाती पकड़ी, हाथों पर गर्म खून महसूस किया और पूरी तरह स्टन्ड होकर एरिक को देखा। मानो पहली बार समझ रहा हो, एरिक अब वही एरिक नहीं रहा। व्हाट द? लोगन हकबकाकर बोल उठा जैसे ही उसने अपने सीने पर एरिक की चोट का असर देखा। भीड़ भी समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। एक साधारण सी दिखने वाली ट्रे और लोगन के सीने पर इतनी गहरी कट। सबको पता था कि इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी, पर उनका दिमाग उस वजह के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। एरिक तो चौड़ी मुस्कान के साथ लोगन की हालत देख रहा था, जबकि लोगन घाव पर हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था। तूने किया क्या? लोगन दर्द में बोला। क्या लगता है? एरिक कान से कान तक मुस्कुराते हुए बोला, इसने बीसीपी यूज किया है। भीड़ में किसी ने चिल्लाया और फिर फुसफुसाहटें पूरे कैफेटेरिया में दौड़ गई। ब्रेन क्रिस्टल पावर? वो? लोगन की आवाज गई। हर कोई एरिक को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। रूमर बिजली की तरह फैल गया। एरिक के पास एक और पावर है। मैं क्यों नहीं नई पावर डेवलप कर सकता? एरिक ने कहा। पर यह तो इम्पॉसिबल। नहीं, शायद, पर नामुमकिन नहीं। एरिक ने बात बीच में काट दी। कमरे में जितने भी छात्र थे सब एरिक और लोगन को घूर रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। लोगन ने दांत भींचे। कोई बात नहीं, तूने जो किया है उसकी कीमत तू अभी चुकाएगा। उसने एक और पॉइजनस डार्ट बनाने के लिए मैना चैनल करना शुरू किया, पर तभी स्टॉप दिस मैडनेस! गर्जन जैसी आवाज कैफेटेरिया में गूंजी। प्रोफेसर मैकेलिस्टर! किसी ने भीड़ में से पुकारा। लोग हटते गए और प्रोफेसर मैकेलिस्टर पूरे गुस्से के साथ एरिक और लोगन के बीच आकर खड़े हो गए। तुम दोनों मेरे अधीन हो। तुरंत लड़ाई बंद करो। अगर किसी को भी चोट लगी तो इसकी कीमत तुम दोनों चुकाओगे। समझे? दोनों लड़कों की सारी अकड़ हवा हो गई। माहौल पल भर में बदल गया। What happened? प्रोफेसर ने पूछा। एरिक जानता था कि अब क्या होने वाला है। सब छात्र कहेंगे कि लड़ाई उसी ने शुरू की, क्योंकि सच भी वही था और उसकी कोई भी सफाई कोई नहीं सुनेगा। इट वॉज हिम। लोगन ने तुरंत उंगली एरिक की ओर की। इसने मुझ पर और मेरे दोस्तों पर हमला किया। प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने एरिक की तरफ देखा। सच है, मिस्टर रोमानो? एरिक ने बेहिचक झूठ बोला। हम पता लगा लेंगे, प्रोफेसर ने ठंडे स्वर में कहा। इन तीनों को इन्फर्मरी में ले जाओ। प्रोफेसर ने कोनल, ओरसन और लोगन की ओर इशारा करते हुए कहा। और तुम मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। एरिक चुपचाप चला गया। 100 लोगों की गवाही के आगे उसकी बात का कोई वजन नहीं था। कुछ देर बाद वे मेन बिल्डिंग पहुंचे। सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि प्रिंसिपल हैरिस 1 घंटे बाद उनसे मिलेंगे। इस बीच बाकी टीचर्स छात्रों से बयान लेते रहे। 1 घंटे बाद एरिक और प्रोफेसर मैकेलिस्टर प्रिंसिपल के बड़े से कमरे में दाखिल हुए। मिस्टर हैरिस डेस्क के पीछे गंभीर मुद्रा में बैठे थे। पुरानी किताबों से भरी शेल्व्स, एक बड़ा नक्शा, कमरा अधिकार और अनुशासन से भरा हुआ। सुना है तुमने कैफेटेरिया को अखाड़ा बना दिया, प्रिंसिपल हैरिस ने कहा। एरिक ने पहले ही ऐसा होने की संभावना मान ली थी। अगर आज वह लोगन को नहीं रोकता तो बुलिंग कभी खत्म नहीं होती। उसे बाकी लोगों को दिखाना था कि अब एरिक कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है। सर, सारी शुरुआत लोगन और उसके दोस्तों ने की थी। उन्होंने मुझे कैफेटेरिया से निकलने को कहा। वो कई सालों से मुझे परेशान करते आए हैं। जो कुछ मैंने किया वो डिजर्व करते थे। प्रिंसिपल हैरिस ने शांत स्वर में कहा,
तुम इसे नकार भी सकते थे। और क्या मिलता सर? 100 लोग देख रहे थे। सब ब्लेम मुझे ही कर रहे होंगे। इसमें तुम गलत नहीं हो। प्रिंसिपल हैरिस ने खिड़की की ओर जाते हुए कहा। वो नीचे स्कूल कोर्टयार्ड को देखते रहे, फिर वापस कंप्यूटर पर जाकर एरिक की फाइल खोल ली। यहां लिखा है कि तुम्हारी पावर पौधों को तेजी से ग्रो करवाती है, उन्होंने कहा। प्रोफेसर मैकेलिस्टर, क्या यह सही है? हाँ, प्रिंसिपल हैरिस, मैकेलिस्टर ने कहा। तो फिर बताओ, एरिक, एक साधारण ट्रे से तुमने मिस्टर रीड को कैसे घायल किया? एरिक तैयार था। उसने पहले से एक कहानी गढ़ रखी थी, दूसरे अवेकनर्स जैसी कहानी। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसे भयंकर माइग्रेन हुआ और फिर सब कुछ नेचुरल लगने लगा। कैसे सेंसेशन बदली, कैसे दर्द बदला, कैसे पावर एक्टिवेट हुई। सच और झूठ का इतना अच्छा मिश्रण कि कोई पकड़ नहीं सकता। प्रिंसिपल हैरिस ने प्रभावित होकर सिर हिलाया। बहुत रोचक। जी सर। और इस पावर की वजह से मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। अगर ये सच है तो हमें तुम्हारी नई पावर का टेस्ट कराना पड़ेगा और शायद मिलिट्री का कोई अधिकारी तुमसे मिलने आए। एरिक जानता था कि इसके क्या मायने हैं। डबल पावर मतलब डबल न्यूरल लिंक्स, और मिलिट्री ऐसे लोगों को हथियार की तरह देखती थी। अगर ऐसा होता है तो मैं तैयार हूं सर। एरिक प्रिंसिपल मुस्कुराए। अब तुम्हारी सजा की बात करते हैं। एरिक ने नजरें झुका ली। क्या तुम सच में सोचते थे मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं सर, एरिक ने शांत स्वर में कहा। तुमने 3 छात्रों को इन्फर्मरी भेजा और एक पर बीसीपी यूज किया। उसने भी अपनी पावर इस्तेमाल की थी, एरिक बोला। उसका भी हिसाब किया जाएगा, कहा। कानून के अनुसार मुझे पुलिस को भी सूचित करना चाहिए, सही? हाँ सर। एरिक इसके लिए पहले से तैयार था। एक पावर का गलत इस्तेमाल क्रिमिनल रिकॉर्ड तक ले जा सकता था। लेकिन मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, प्रिंसिपल ने अचानक कहा। क्या? क्या? एरिक और प्रोफेसर मैकेलिस्टर दोनों चौंक गए। क्यों? प्रोफेसर ने पूछा। प्रिंसिपल हैरिस ने धीमे स्वर में कहा, मेरी अपनी वजहें हैं। फिर उन्होंने एरिक की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रोज स्कूल के बाद प्रोफेसर मैकेलिस्टर से ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग? एरिक ने दोहराया। हाँ, बस इतना ही, एरिक ने पूछा। हाँ, बस इतना ही। एरिक कमरे से बाहर निकल गया, जबकि प्रोफेसर मैकेलिस्टर और प्रिंसिपल हैरिस अंदर ही रुककर बात करते रहे। क्या समस्या है प्रोफेसर? प्रिंसिपल हैरिस ने पूछा। क्या मैं खुलकर बात कर सकता हूं? शिक्षक ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए, शिक्षक ने कहा, बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए। वो चीजें और जटिल कर देगा। प्रिंसिपल हैरिस ने जवाब दिया। क्यों, सैन्य वालों की वजह से? बिल्कुल। प्रिंसिपल ने कहा, अगर उस लड़के को गिरफ्तार किया गया तो उसे कुछ समय जेल में बिताना पड़ेगा। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि अनिवार्य भर्ती जल्द ही शुरू हो रही है। क्या तुम्हें लगता है ऊपर वाले खुश होंगे अगर हम एक अवेकनर को जेल भेज दें, जबकि वो सैन्य बलों में शामिल हो सकता है? लेकिन सर, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक छात्र को घायल किया है। अगर उसने अपने कामों के नतीजे नहीं सीखे तो? बस, ये बस एक छोटी सी परेशानी है उसकी तुलना में जो होगा अगर हम उस लड़के को मिलिटरीज को नहीं भेजते। प्रोफेसर मैकेलिस्टर चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ थी। तुम जा सकते हो, प्रोफेसर, प्रिंसिपल हैरिस ने कहा। एरिक अभी भी कमरे के बाहर ही खड़ा था, इंतजार कर रहा कि उसका शिक्षक उसे बुलाए, और वहां प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे को देखता रहा। दरवाजा भूरे लकड़ी का था, जिसमें 2 कांच की खिड़कियां थीं, जिनसे हल्की सा रोशनी अंदर आती थी। लड़के ने प्रिंसिपल की लकड़ी की मेज को देखा और दोनों अध्यापक धीरे धीरे बात कर रहे थे। वो सुन नहीं सकता था क्योंकि वे बहुत धीरे बोल रहे थे। एरिक बाकी कक्षाओं से थोड़ा दूर था, लेकिन प्रिंसिपल के ऑफिस के आसपास कई और दफ्तर थे, जिनमें स्कूल का साइकोलॉजिस्ट का ऑफिस भी शामिल था। कुछ मिनट बीत गए, शिक्षक बाहर नहीं आए और एरिक बेचैन होने लगा। तभी दरवाजा खुला और प्रोफेसर मैकएलिस्टर बाहर आए। उन्होंने सीधे एरिक की ओर देखा। क्लास खत्म होने से पहले तुम आमतौर पर क्या करते हो? उन्होंने पूछा। मैं काम पर जाता हूं सर, एरिक ने कहा। प्रोफेसर मैकएलिस्टर ने सांस छोड़ी। तुम्हें काम जाने की इजाजत है, लेकिन तुम्हें आज से रोजाना ठीक शाम 6 बजे यहां वापस आना होगा। यहां आते ही जिम में आना। तुम्हारी ट्रेनिंग आज से शुरू होती है। अच्छा सर, क्या अब मैं जा सकता हूं? एरिक ने पूछा। हाँ, जा सकते हो, लेकिन देर मत करना। मुझे ये चीज पसंद नहीं। ठीक है,
धन्यवाद सर, एरिक ने कहा और वापस मुड़कर चला गया। एरिक इमारत से बाहर आया और ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह चला, उसे महसूस हुआ कि सारे छात्र उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। कैफेटेरिया में जो हुआ था, उसका शोर हर तरफ फैल चुका था। कुछ तो उसकी दोबारा जागी हुई पावर से जल भी रहे थे। मेरे पास तो जन्म से ही उससे बेहतर पावर है, फिर मैं क्यों नहीं जागा? अधिकतर छात्र यही बड़बड़ा रहे थे। अब सभी जानते थे कि एरिक का स्कूल ट्रैश वाला टैग आज के बाद खत्म होने वाला है। दो ब्रेन क्रिस्टल पावर्स का मतलब था दो न्यूरल लिंक्स। भले ही उसकी नई पावर बेकार होती, फिर भी उसकी क्षमता दोगुनी हो सकती थी, एक सामान्य सैनिक की तुलना में, और शायद उसी रैंक के कहीं बेहतर लोगों से भी। एरिक को पता नहीं था, लेकिन हाई स्कूल में उसे कई छात्रों के लिए स्ट्रेस रिलीफ की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे समाज में प्रतियोगिता बहुत गहरी थी। ये जानकर कि उनसे नीचे कोई है, नीचे के दर्जे वाले छात्रों को सुकून मिलता था। बुली तो सिर्फ एरिक नहीं झेलता था, कई बच्चे रोजाना बुली होते क्योंकि जिनके पास बेहतर ब्रेन क्रिस्टल पावर्स थी, वे कमजोरों को दबाते रहते थे। एरिक ने सभी छात्रों को नजरअंदाज कर दिया। उसे अब एक असली समस्या थी, मिस्टर फॉक्स को बताना कि अब वह रोज 6 बजे स्कूल लौटना होगा। वह स्कूल से बाहर निकला और थोड़ी पैदल चलकर स्टेशन पहुंचा। बेंच पर बैठकर थोड़ा इंतजार किया और फिर ट्रेन में चढ़ गया। सफर करते हुए उसके दिमाग में कई बातें घूम रही थीं। उसे उम्मीद थी कि कैफेटेरिया वाली घटना सबके लिए एक चेतावनी साबित होगी। वह अब और लोगन या दूसरों की बदमाशी नहीं झेलना चाहता था। उसने आगे आने वाले दिनों के बारे में भी सोचा। 1 महीने से भी कम समय में स्कूल खत्म हो जाएगा और फिर उसे मिलिट्री स्कूल जाना ही होगा। वहां वह कमजोर नहीं हो सकता था, वरना वहां भी उसके साथ वही होगा, और यहां से कहीं ज्यादा भयानक तरीके से। बेहतर ग्रेड का मतलब था बेहतर मिलिट्री रैंक, बेहतर सुविधाएं और बेहतर जिंदगी। और अगर उसने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया, तो उसकी कीमत बहुत भारी होती। इसलिए उसे मजबूत होना ही था। इसका मतलब था कि वह कोई भी डेली क्वेस्ट मिस नहीं कर सकता, और उसे अनुभव कमाने का और तरीका ढूंढना होगा। यात्रा के दौरान शहर का दृश्य धीरे धीरे बदलकर खेतों और विशाल गेहूं की जमीन में बदल गया। सुनहरी हरी रंगतें बहुत खूबसूरत लग रही थी। एरिक को हमेशा काम पर जाते समय ये दृश्य पसंद आते थे। आखिरकार ट्रेन शहर के किनारों पर पहुंची। वह वही पुराना रास्ता लेकर मिस्टर फॉक्स के खेती और बढ़ा और कुछ देर बाद बूढ़े आदमी की जमीन पर पहुंच गया। दूर से उसने मिस्टर फॉक्स को खिड़की के पास बैठे देखा, खेतों की ओर देखते हुए, शायद उसका इंतजार कर रहे थे। वह सिर्फ एक शॉर्ट्स पहने था। उम्र के बावजूद उसका शरीर काफी फिट और सदा हुआ लग रहा था। एरिक पास गया। बूढ़े आदमी ने उसे घूर कर देखा। तू देर से आया है लड़के, मिस्टर फॉक्स ने कहा। माफ कीजिए सर, स्कूल में थोड़ी समस्या हो गई थी। लगता है तू इन दिनों बहुत मुसीबतें खड़ी कर रहा है। इसके लिए माफी चाहता हूं, एरिक ने कहा। फिर थोड़ी झिझक के साथ बोला, मिस्टर फॉक्स, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है लड़के? बूढ़े आदमी ने पूछा। आज से स्कूल ने कहा है कि मुझे रोज शाम 6 बजे वापस आना पड़ेगा। मैं पहले की तरह देर तक काम नहीं कर सकूंगा। क्या बकवास है एरिक? बूढ़ा आदमी चिल्लाया। इसका मतलब था कि खेत पर ज्यादातर काम अब अकेले उसे ही करना होगा। मुझे बहुत अफसोस है सर। कमाल है, मतलब अब सारी फसल मुझे अकेले उठानी पड़ेगी? बहुत माफी चाहता हूं सर। और वह सचमुच था। एरिक अपनी नौकरी खो नहीं सकता था। उसके पास पैसे की कमी पहले ही थी, और यह जगह ही उसकी एकमात्र शांति की जगह थी, जहां कोई उसे उसकी पावर के कारण जज नहीं करता था। खेतों की देखभाल उसे सुकून देती थी। इससे वह खुद को संभाल पाता था और पैसे भी कमा पाता था। और सबसे बड़ी बात, यहां वह सुरक्षित महसूस करता था। मिस्टर फॉक्स भले ही ज्यादा मिलनसार नहीं था, लेकिन वह एरिक के साथ इंसान जैसा व्यवहार करता था। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि एरिक के पास कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, तू वापस जा सकता है, लेकिन तेरी तनख्वाह मैं कम कर दूंगा। एरिक की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। सर शुक्रिया, सच में बहुत शुक्रिया। और तनख्वाह की चिंता मत कीजिए। मुझे नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा। प्रोफेसर मैकएलिस्टर के कमरे से निकलते ही प्रिंसिपल हैरिस अपनी मेज के पास गए और फोन उठाया। उन्होंने जल्दी से कॉन्टैक्ट्स खंगाले और एक नंबर मिलाया। पहले तो किसी ने नहीं उठाया, लेकिन 2-3 बार की घंटी के बाद उधर से आवाज आई। लुइस, किस खुशी में फोन किया है? लेया, तुम आज भी उतनी ही प्यारी लग रही होगी, है ना? प्रिंसिपल हैरिस ने धीमी आवाज में कहा। समय मत बर्बाद करो। क्या चाहिए? लिया ने चिड़चिड़े अंदाज में जवाब दिया। कुछ हुआ है, प्रिंसिपल हैरिस ने कहा। क्या बवासीर हो गई है? उसने कहा। एक पल की खामोशी छा गई। नहीं,
हैरिस ने कहा। फिर धीमे से बोले, स्कूल में एक अवेकनर दिखाई दिया है, और रुक गए। तुम मजाक कर रहे हो क्या? बूढ़ी महिला ने पूछा। क्या तुम सोचती हो मैं ऐसी बातों पर मजाक करूंगा? प्रिंसिपल हैरिस ने तिक्त स्वर में कहा। वह थकी हुई सी सांस ली। कब? आज। लेकिन लगता है वो कल जागा था। कई सेकंड की चुप्पी के बाद लिया ने पूछा, कौन है वो? फ्रैंक का छात्र है। दुर्भाग्य से अभी तक उसकी पावर टेस्ट नहीं की, लेकिन उसे ब्रेन क्रिस्टल पावर में बूस्ट मिला होगा। फ्रैंक भी हो तो भी कुछ तो है, लिया ने कहा। मैं मानता हूं, हैरिस ने कहा, लेकिन दिक्कत है। लड़का न्यूरल लिंक्स बनाने में आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने उसे अपने एक शिक्षक के अधीन कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता वो मिलिट्री स्कूल पहुंचने से पहले कितना सुधार करेगा। ये मेरा मसला मत बनाओ लुइस। लड़के पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल क्रिस्टनसन ने कहा। शायद, लेकिन अगर तुमने वहां उसे ठीक से ट्रेन नहीं किया तो फिर ये तुम्हारा भी मसला बन जाएगा। चिंता मत करो, मिलिट्री स्कूल उसका आदमी बना देगी। क्या तुमने दफ्तर को उसके बारे में बता दिया? हमारी बात खत्म होते ही करूंगा। अच्छा, मतलब मैं पहली हूं जिसे बताया? पूरा स्कूल पहले ही जान चुका है। कुछ पल की चुप्पी। बहुत बढ़िया, उसने व्यंग्य से कहा। अब मुझे फोन रखने दो। मैं कल सुबह किसी को भेज दूंगी उसे असेस करने। और उसने जवाब सुने बिना फोन काट दिया। प्रिंसिपल हैरिस ने हल्की भौंहें सिकोड़ ली, फिर सिर हिलाया। वह चिंतित था, लेकिन शायद हालात संभल जाएं। इसके बाद उसने फिर फोन उठाया और एक और नंबर मिलाया। घंटी बजी और फिर उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपके लिए खबर है। एरिक ने खेत पर काम लगभग 17 बजे खत्म किया और उसे स्कूल की ओर चलना पड़ा ताकि समय पर पहुंच सके। प्रोफेसर मैकएलिस्टर बहुत सहनशील लोगों में से नहीं थे। एरिक पहले दिन ही उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। वह उसी रास्ते से वापस चला जो उसे स्टेशन तक ले जाता था। ज्यादा देर नहीं लगी और वहां ट्रेन में बैठकर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की ओर लौट रहा था। वहां से स्कूल पहुंचकर वहां मुख्य गेट पर पहुंचा, जो बहुत विशाल था। एरिक ने उसे कभी बंद नहीं देखा था, क्योंकि सुबह वह हमेशा खुला मिलता था। इस समय स्कूल में ज्यादा छात्र नहीं थे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे थे। कई लोग शायद जिम, लाइब्रेरी या पीछे के गार्डन में पावर ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ये वही बच्चे थे जो आमतौर पर स्कूल के टॉप पर होते थे। एरिक को उम्मीद थी कि इस समय कुछ खास लोग यहाँ होंगे। नथानियल मैककॉनेल और एंडरसन वर्थिंगटन, स्कूल के सबसे ताकतवर दो छात्र। वे आमतौर पर अपने ग्रुप के साथ होते थे, जिनका स्तर एरिक जैसे छात्रों से कहीं ऊपर था। एरिक छोटे वाले गेट से अंदर गया और तभी उसने दो लोगों को अपनी ओर आते देखा। एक लंबा, मस्कुलर लड़का नीले सफेद यूनिफॉर्म में, बिल्कुल एंडरसन। और उसके साथ एक लड़की, छोटे लाल बाल, चश्मा, हाथ में ब्रीफकेस। एरिक के लिए उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। वह थी एम्बर जॉयस, स्कूल की देवी। अत्यंत खूबसूरत, सलीकेदार, स्मार्ट और पूरे स्कूल में सबसे अच्छे ग्रेड्स वाली। जितने लड़के एंडरसन के लिए दीवाने थे, उतनी ही सारी लड़कियां एम्बर को आइडल मानती थीं। एंडरसन ने एरिक को ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो, फिर नजरें फेर ली और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। अब एम्बर अकेली एरिक के सामने खड़ी थी। तुम एरिक रोमानो हो, सही? लड़की ने कहा। हाँ, एरिक ने जवाब दिया। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारे अवेकनिंग की खबर स्कूल भर में फैल गई है। शायद इसी वजह से तुम यहां हो। शायद। मैं वही कर रहा हूं जो प्रिंसिपल ने कहा। ठीक है, अंदर चलते हैं। बाद में बात कर लेंगे। प्रोफेसर मैकएलिस्टर को देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है। दोनों अंदर पहुंचे। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और लाइटें अपने आप जल उठीं। वे आंगन से गुजरे जहां कुछ छात्र ट्रेनिंग कर रहे थे या किताबें पढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे जिम पहुंचे जहां एरिक को आना था। एंडरसन पूरे रास्ते चुप रहा। एरिक को शक था कि उसे एरिक पसंद नहीं, लेकिन आज सुबह उसने उसे बचाया था। इसका वह शुक्रगुजार था। जैसे ही वे अंदर गए, कई छात्र पहले से मौजूद थे, सभी टॉप स्टूडेंट्स। एम्बर, नेथेनियल और एंडरसन के दोस्त। दरवाजा खुलते ही प्रोफेसर मैकएलिस्टर अपनी जगह से आगे आए। वेलकम मिस्टर रोमनो। कृपया बाकी लोगों के साथ खड़े हो जाएं। तीनों लाइन में खड़े हो गए और ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार करने लगे। चूंकि आज हमारे बीच एक नया सदस्य है, शिक्षक ने कहा, मैंने आज आप सबको स्पैरिंग करने का फैसला किया है और मैं अपने नए छात्र को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बुनियादी बातें सिखाऊंगा। छात्रों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एरिक समझ गया कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। उसने हल्की सी मुस्कान दी, माफी की तरह,
लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। तुम सब एक रैंडम पार्टनर चुनो और ट्रेनिंग शुरू करो। एरिक, मेरे साथ आओ, प्रोफेसर ने कहा। वह उसे बाकी छात्रों से दूर ले गए ताकि एरिक उनसे टकराकर घायल न हो जाए और न उन्हें परेशान करे। जैसा तुम जानते हो, शिक्षक बोले, हर इंसान पावर का इस्तेमाल अपने तरीके से करता है, पर पावर विकसित करने से पहले शरीर का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए सभी टॉप स्टूडेंट्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखते हैं। जैसे जैसे तुम्हारे न्यूरल लिंक्स बढ़ेंगे, तुम सिर्फ पावर से नहीं, अपने शरीर से भी एक हथियार बन जाओगे। मुझे पता चला है कि तुम चीजों को ज्यादा शार्प बना सकते हो। जैसे तुमने लोगन रीड की चेस्ट को ट्रे से ऐसे काट दिया जैसे मक्खन। ऐसे में हैंड टू हैंड कॉम्बैट तुम्हारे लिए बेहद फायदेमंद होगा। प्रोफेसर रुके, फिर बोले, मैं तुम्हें कुछ मूव्स दिखाऊंगा। तुम्हें उन्हें जितना हो सके उतना दोहराना है। समझ गया सर।